हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू फार्माकोन चैनल। आज हम बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जिसका कि सब्जेक्ट कोड है BP10T की सेकेंड यूनिट के बारे में। इवन ये सेकेंड यूनिट का नहीं, आपके लगभग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का लगभग 60 to 70% सिलेबस आपका इसी टॉपिक पर डिपेंड है, क्योंकि ये टॉपिक आपका है टाइट्रेशन के बारे में। और अगर आप सिलेबस को उठा के देखते हैं तो आपकी सेकेंड यूनिट में एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, फिर उसके बाद आपका थर्ड में आई थिंक प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, आगे चल के आपका कॉम्प्लेक्सेशन टाइट्रेशन, फिर आगे आपका रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो लगभग 60 to 70% सिलेबस आपका इसी पर रहेगा। साथ ही साथ आपके फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा है प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन में, वहां पर भी टाइट्रेशन इस्तेमाल होता है। ठीक है, आज हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं और साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं डिटेल में कि एसिड बेस टाइट्रेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं टाइट्रेशन के बारे में बात करूं तो आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले आपने क्या पढ़ा है कि कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट की जाती है, या ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि नॉर्मेलिटी है, मोलैरिटी है, फॉर्मेलिटी एटसेट्रा। बहुत सारे मेथड्स हैं आपके। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल ये तो आपको कैलकुलेशन के लिए हेल्पफुल है। अगर आपको कोई बोले कि आप इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता करके बताइए, ठीक है, आपको कोई एक सॉल्यूशन दे देता है और बोलता है कि जाइए इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता करके बताइए, तो आप कैसे पता करेंगे? तो उसका सॉल्यूशन आपके पास में रहेगा टाइट्रेशन। तो बेसिकली टाइट्रेशन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं, टाइट्रेशन इज ए प्रोसेस जहां पर हम किसी नॉन सॉल्यूशन को यूज करते हुए अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता करते हैं। नॉन सॉल्यूशन का मतलब है जिसकी कंसंट्रेशन हमको पता है, और अननोन सॉल्यूशन आपका वो होता है जिसकी कंसंट्रेशन आप पता करेंगे। ठीक है, इसमें बेसिकली आपके दो एपरेटस यूज होते हैं। सबसे पहला आपका ब्यूरेट होता है, दिस इज द ब्यूरेट, और आपका कोनिकल फ्लास्क यूज होता है। ठीक है, अब ब्यूरेट में जो आपका सॉल्यूशन होता है वो हमेशा क्या होता है, नॉन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और मोस्ट केसेस में क्या होता है, वो प्राइमरी स्टैंडर्ड भी होता है। ठीक है, तो ब्यूरेट में आपका क्या होता है, नॉन सॉल्यूशन होता है, नॉन सॉल्यूशन। और नॉन सॉल्यूशन को हम बोलते हैं टाइट्रेंट। क्या बोलते हैं इसको? टाइट्रेंट। ठीक है, साथ ही साथ आपके जो कोनिकल फ्लास्क में सॉल्यूशन होता है उसको वो आपका होता है अननोन सॉल्यूशन। वो क्या होता है आपका अननोन सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमको पता करनी है, और इसको हम बोलते हैं टाइट्रेंड। ठीक है, मतलब क्या है दोनों में डिफरेंस? ये टाइट्रेंड है, ये टाइट्रेंड है। यहां पे लास्ट में टी है और यहाँ पे डी है आपका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ब्यूरेट में आपका नॉन सॉल्यूशन रहेगा और कोनिकल फ्लास्क में अननोन सॉल्यूशन रहेगा। हम क्या करते हैं, बेसिकली इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराते हैं, और साथ ही साथ आपके नॉन और अननोन के अलावा यहाँ पर आपका एक और केमिकल यूज होता है, एक और सॉल्यूशन यूज होता है, जो कि आपका होता है इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर की अगर हिंदी में बात करूं इसका मतलब होता है सूचक, जो कि सूचना प्रदान करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। ये बेसिकली यूज किया जाता है आपको इंडिकेट करने के लिए। जैसे ही आपकी रिएक्शन कंप्लीट होगी तो ये क्या करेगा, अपने कलर को चेंज कर देगा। जैसे ही कलर चेंज होगा तो आपको पता लग जाएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। क्योंकि क्या होता है, आपके अधिकतर सॉल्यूशन नॉन और अननोन दोनों क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। जब वो रिएक्शन करते हैं तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपको वो सूचना दे पाए कि कब आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है और कब टाइट्रेशन को आपको स्टॉप करना है। ठीक है, इसके अलावा इंडिकेटर के अलावा और भी हमारे पास ऑप्शन है, जैसे कि एसिड बेस टाइट्रेशन के एग्जांपल की बात करूं तो एसिड बेस टाइट्रेशन में बेसिकली क्या होता है, पीएच चेंज होती है। अगर नीचे आपका एसिड है, ऊपर आपका बेस है, तो पीएच आपकी बढ़ेगी, पहले न्यूट्रल होगी, फिर तब जाकर क्या होगी, बेसिक होगी। अगर नीचे बेस है तो पीएच आपकी घटेगी, 14 से नीचे आपकी जितनी भी आपकी बेस की पीएच होगी उससे थोड़ी नीचे पहले न्यूट्रल पे आएगी, फिर एसिडिक एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ती है। यही तो हमको पता करना है। तो हम इसकी जगह पे इंडिकेटर के स्थान पे हम पीएच मीटर का भी यूज कर सकते हैं। वो भी आपको इंडिकेट कर देगा कि कब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, कब आपके एसिड बेस रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बना लेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपकी रिएक्शन क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, आपका एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, साल्ट प्लस वाटर। साल्ट और वाटर दोनों आपके न्यूट्रल मीडिया होते हैं, दोनों की पीएच लगभग 7 होती है, और एसिड की पीएच 7 से कम होती है, बेस की पीएच 7 से ज्यादा होती है। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। वहां पे आपने डिफरेंट थ्योरीज पढ़ी होंगी। आर्हेनियस थ्योरी पढ़ी होगी आपने, ब्रोनस्टैंड लोरी थ्योरी पढ़ी होगी, लिवाइस थ्योरी पढ़ी होगी,
ओसानोविच पढ़ी होगी, बहुत सारी थ्योरीज हैं आपकी जो कि इन सबको एक्सप्लेन करती हैं। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको ये समझना है कि आपकी रिएक्शन कंप्लीट होगी जो कि आपकी न्यूट्रलाइजेशन है। अगर इंडिकेटर है तो कलर चेंज होने के बाद में आपको पता लगेगा, अदरवाइज आप पीएच मीटर में रीडिंग भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, बेसिकली आपके जो टाइट्रेशन होते हैं कई टाइप के होते हैं। जैसे कि आपका एसिड बेस टाइट्रेशन होता है, एसिड बेस टाइट्रेशन होता है, साथ में आपका रेडॉक्स टाइट्रेशन होता है, इसी के साथ में आपका प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होता है, और साथ में आपका कॉम्प्लेक्सेशन टाइट्रेशन होता है। इसके अलावा और भी आपके टाइप्स हैं जैसे कि जीटा पोटेंशियल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन हमारे सिलेबस में इतना ही है तो हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली ये टाइप्स आपके क्लासिफाइड किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन इन्वॉल्वड इन द टाइट्रेशन। आपकी टाइट्रेशन में कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व कर रही है। अगर रिएक्शन आपकी न्यूट्रलाइजेशन है तो वो एसिड बेस टाइट्रेशन कहलाएगा। अगर रिएक्शन आपकी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रहेगी तो वो रेडॉक्स टाइट्रेशन कहलाएगा। अगर रिएक्शन आपकी प्रेसिपिटेशन होगी तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कहलाएगा। अगर रिएक्शन आपकी कॉम्प्लेक्सेशन होगी तो वो कॉम्प्लेक्सेशन टाइट्रेशन कहलाएगा। बेसिकली सबका पर्पज लास्ट में एक ही होता है, कंसंट्रेशन पता करना। ठीक है, ये कंपाउंड पे डिपेंड करता है कि कंपाउंड आपका किस नेचर का है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पर आपकी न्यूट्रलाइजेशन होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया, यहाँ पे आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं जो कि रिडक्शन कराएगा, और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं जो कि ऑक्सीडेशन करता है। साथ में आपका प्रेसिपिटेशन में प्रेसिपिटेट यानी कि प्रेसिपिटेट बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक क्या यूज करते हैं, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, जो कि आपके सैंपल को प्रेसिपिटेट करा देगा और उसके बाद में आप उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सेशन में आपका कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट यूज होता है जो कि फाइनली कॉम्प्लेक्स बनाता है। प्रेसिपिटेशन और कॉम्प्लेक्सेशन में ये डिफरेंस है, प्रेसिपिटेट आपका क्या होता है, वो भारी हो जाता है, बल्क हो जाता है, इसी वजह से वो नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, आपके कोनिकल फ्लास्क में नीचे बैठ जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। कॉम्प्लेक्सेशन में क्या होगा, आपके कोई भी दो कंपाउंड आपस में मर्ज हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, इसी रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्सेशन। ये भी आपका नीचे बैठ सकता है क्योंकि इसका भी मोलिकुलर वेट, एटॉमिक वेट बढ़ जाएगा, तो ये भी आपका एज ए प्रेसिपिटेट नीचे बैठ सकता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। तो जैसा कि अभी हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो इनके बारे में फिलहाल थोड़ी नॉलेज बहुत है, अदरवाइज ये पूरा का पूरा चैप्टर है तो डिटेल में वहां पर बात करेंगे। साथ ही साथ आपको एक बात और समझने की जरूरत है, आपके सामने दो वर्ड्स आएंगे, जैसे कि आपका, मैं इसको रफ कर देता हूं, जैसे कि आपके सामने एक वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट, और दूसरा आपको देखने के लिए मिलेगा एंड पॉइंट। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस है। अधिकतर क्या होता है, सब लोग यही मानते हैं कि जैसे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी आपका एंड पॉइंट आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इक्विलिब्रियम पॉइंट और एंड पॉइंट में डिफरेंस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एसिड बेस का, जैसे कि मैंने बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैंने एसिड लिया HCl, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, आपका NaCl बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे, और साथ में आपका वाटर बनाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ में पूरी रिएक्शन कर लेगा, मान लेते हैं कि 10 ml आपका HCl है और 10 ml आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे आपके दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे तो आपका साल्ट बन जाएगा। साल्ट बनने के बाद क्या होगा, आपका यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है। जैसे आपकी रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो, न्यूट्रलाइजेशन हो, कोई भी रिएक्शन हो, जैसी रिएक्शन कंप्लीट होगी उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसके बाद दूसरा आपका क्या होगा, अगर हमने इंडिकेटर यूज किया है तो इंडिकेटर का भी कुछ नेचर होता है। इंडिकेटर आपका वीक एसिड्स होते हैं या वीक ऑर्गेनिक बेस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो फिनोप्थिलीन है, फिनोप्थिलीन आपका वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है। क्या होता है, वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो सबसे पहले ये इसी के साथ में रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो सबसे पहले किसके साथ में रिएक्शन करेगा, HCl के साथ में। तो जैसे ही रिएक्शन करेगा, रिएक्शन कंप्लीट होगी, आपका NaCl बनेगा, वाटर बनेगा, यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। लेकिन अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड, वहां पे HCl तो बचा नहीं, अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके फिनोप्थिलीन के साथ में रिएक्शन करना शुरू कर देता है। जैसे ही फिनोप्थिलीन आपका इसके साथ में रिएक्शन करके, NaOH के साथ में रिएक्शन करके NaPH बनाएगा, ठीक है, आपका सोडियम का साल्ट बनाएगा,
तो वैसे ही आपका क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। समझ रहे हो, कलरलेस से क्या हो जाएगा, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट को जहां पर आपका कलर डेवलप होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं एंड पॉइंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एंड पॉइंट बोलते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, अब आपको क्या करना है, ब्यूरेट। ब्यूरेट यूजुअली आपकी 50 ml तक होती है, तो 50 ml तक आपको इसको फिल करना है आपके नॉन सॉल्यूशन के साथ में। और अननोन सॉल्यूशन आपका अकॉर्डिंग हो सकता है, आप 10 ml ले सकते हैं, 15 ml ले सकते हैं, 20 ml ले सकते हैं। ध्यान रखना, जितना ज्यादा ml लोगे, जितनी ज्यादा वॉल्यूम लोगे, उतनी ही ज्यादा वॉल्यूम आपकी नॉन सॉल्यूशन की यूज होगी इसको टाइट्रेट करने के लिए। तो कोशिश करना 10 ml तक इनफ होता है। मान लेते हैं 10 ml आपने यहाँ पे लिया और 50 ml आपने यहाँ पे लिया, इंडिकेटर डाला और इंडिकेटर डालने के बाद में आपने रिएक्शन स्टार्ट की। रिएक्शन स्टार्ट होगी, मान लेते हैं कि आपका यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई और साथ ही साथ कलर भी आ गया। तो यहां से यहां तक जितनी भी वॉल्यूम आपकी यूज हुई है उस वॉल्यूम को आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, मान लेते हैं आपने वॉल्यूम नोट की V1, मान लेते हैं कि ये 10 ml इस्तेमाल हो गई। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, इस वॉल्यूम को आपको डिसाइड करना है, क्योंकि हो सकता है कोई एरर आ जाए। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल रिपीट करना है, दोबारा से आपको इसको दोबारा करके देखना पड़ेगा। दोबारा करने में क्या होगा, आपको या तो तब तक करिए जब तक आपकी कोई दो वॉल्यूम सेम ना आ जाए। मान लेते हैं पहली बार आपने प्रैक्टिकल किया 10 ml आया, दूसरी बार आपने प्रैक्टिकल किया 10 ml आया, तो आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, आपकी सेम वैल्यू है, दैट मीन कोई एरर नहीं है। इसकी वजह से क्या है, आप 10 ml को ही अपनी फाइनल वॉल्यूम मानेंगे। अदरवाइज अगर आपकी वॉल्यूम सेम नहीं आती तो आप कम से कम 3 बार प्रैक्टिकल को करेंगे, और 3 बार प्रैक्टिकल को करने के बाद में मान लेते हैं V1, V2, V3 आपके 3 आ गई। तो क्या करना है, आपको इसका एवरेज निकालना है, V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाई 3। तो ऐसे करके आपको वॉल्यूम का एवरेज निकालना है और उस एवरेज को आपको एज ए फाइनल वॉल्यूम इस्तेमाल करना है। फिर क्या करना है, आपको फॉर्मूला इस्तेमाल होता है आपका N1V1 इज इक्वल टू N2V2। इसका कोई भी एक फेस राइट साइड या लेफ्ट साइड आप मान लेते हैं कि ये नॉन के लिए है और ये आपका अननोन के लिए है। ठीक है, तो नॉन में आपका कुछ भी हो सकता है, तो नॉन की नॉर्मेलिटी हमको पता होती है, क्योंकि नॉन क्यों कह रहे हैं उसको, नॉन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमको उसकी कंसंट्रेशन पता है। तो नॉन की नॉर्मेलिटी पता है, बट हम क्या निकाल रहे हैं, इसकी वॉल्यूम निकाल रहे हैं। जो ब्यूरेट में आपने वॉल्यूम की यहाँ पे रीडिंग नोट की है, एवरेज निकाला है, ये क्या है आपका V1 है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा। दूसरी बात है N2। N2 आपका मेन एम है, N2 ही आपको निकालना है, क्योंकि V1 तो आपको प्रैक्टिकल कंफर्म करने के बाद पता लग जाएगी। तो V1 जो भी आपकी आएगी आप उसको यहाँ पे रखोगे, N2 आपका रिमेनिंग रहेगा, और V2 आपका वो है जितना आपने कोनिकल फ्लास्क में लिया है। फॉर एग्जाम्पल 10 ml लिया है तो 10 ml रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग फिर N2 निकाल लेंगे, N2 इज इक्वल टू N1V1 डिवाइडेड बाई V2। ठीक है, तो इन सब की वॉल्यूम रख के, इन सब की वैल्यू रख के आप लोग एक अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक टाइट्रेशन के बारे में होता है। अगर मैं आपको एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में बताऊं तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पार्टिसिपेट करती है, आपके एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है। इसी के बिहाफ पे हम लोग इसको कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो वो अलग टाइप हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन, या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड टाइट्रेशन, या वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन। इसके बिहाफ पे हम इसको कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आपका मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, फिर आपका वीक एसिड एंड वीक बेस, दूसरा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, और दूसरा आपका वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस तरीके से हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद आप बोल सकते हैं कि आपका एसिड बेस टाइट्रेशन बेसिकली 4 तरह का होता है। इन चारों के रिजल्ट भी डिफरेंट मिलते हैं और हर जगह आपके इंडिकेटर्स भी अलग यूज होते हैं। जैसे कि अगर आप यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का एग्जांपल लेते हैं तो आपका मिथाइल ऑरेंज यूज नहीं होता। ठीक है, क्यों यूज नहीं होता इसको हम जानेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि अगली वीडियो आपकी बेसिकली डिपेंड है या आपकी फोकस्ड है इंडिकेटर के ऊपर।
कि इंडिकेटर की थ्योरीज क्या क्या होती है। जैसे कि उसमें आपको ओस्टोवाल्ड थ्योरी पढ़ने के लिए मिलेगी, उसमें आपको आगे चल के क्यूनोनॉइड थ्योरी पढ़ने के लिए मिलेगी, आपको रेजोनेंस के बारे में समझाया जाएगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम आगे कवर करते हैं। बेसिकली दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके नोट्स वगैरह आपको मिल ही जाते हैं। ठीक है, आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत है समझने में, सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एंड थैंक यू सो मच।